अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने लगे हैं वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। सेल बायोलॉजी एक कॉमन चैप्टर है और कॉमन टॉपिक है। अगर हम लोग ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 12 तक देखें और उसके बाद भी हम बैचलर्स और मास्टर्स में भी देखें तो इसको कॉन्सेप्चुअली स्टडी किया जाता है। तो आज हम इसमें 3 सब टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले सेल आएगा। सेल की डेफिनेशन, उस वो किन साइजेस में और किन शेप्स में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन हम सेल्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, उनकी लोकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल थ्योरी, जिसमें हम उसकी इमर्जेंस, इम्प्लीकेशन और डेवलपमेंट को डीपली स्टडी करेंगे। सो अगर हम लोग सेल को स्टडी करते हैं तो सेल जो है उसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना होता है, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ह्यूमंस हों, उसके अलावा अगर प्रोकैरियोट्स हों। ये तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो है फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे सेल्स डाइजेशन के लिए उनका फंक्शन होता है, कुछ सेल्स एक्सक्रीशन करते हैं, कुछ सेल्स का रोल होता है कि वो रिस्पायरेशन में रोल प्ले करते हैं, कुछ सेल्स फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, कुछ सेलुलर रिस्पायरेशन में करते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ सेल्स का रिप्रोडक्टिव एक रोल होता है, तो उनके फंक्शंस भी डिफर करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए इनको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि दोनों चीज़ों से कोरिलेट करता है, वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि जो कॉमन फैक्टर है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है टिल द एंड, वो सेल है। अगर आप एक घर बनाते हैं तो घर में ब्रिक्स यूज होती हैं। कोई भी अगर आप हाउस बनाए तो उसमें ब्रिक्स यूज होती हैं। एक ब्रिक को आप कनेक्ट करते हैं, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और पूरा घर बनता है। तो जो उसका घर का बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो एक ब्रिक होगी। इसी तरह से अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि एक एटम या एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और बायोलॉजी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है सेल। अच्छा, अब जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स में आते हैं, डिफरेंट साइजेस में आते हैं। अगर हम डिफरेंट शेप्स की बात करें, जो सेल्स जो हैं वो सर्कुलर भी होते हैं, ज़्यादातर एनिमल सेल्स सर्कुलर होते हैं। फिर जो कुछ सेल्स होते हैं वो या तो ट्यूबुलर होते हैं, मतलब ट्यूब की शेप में होंगे, या रेक्टेंगुलर होते हैं, जो कि ज़्यादातर प्लांट सेल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स जो हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं। डिफरेंट शेप्स में ये आते हैं। इसके अलावा सेल्स के डिफरेंट साइजेस भी होते हैं। कुछ सेल्स स्मॉल साइज में आते हैं, मान्यूट साइजेस, और कुछ बहुत लार्ज आते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट साइजेस में भी सेल एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक जो है पिक्चर्स ऐड किए हैं जिसमें कंपैरिजन दिखाया हुआ है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो एक बैक्टीरिया का है, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा, बट उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। वो सबसे छोटा, सबसे स्मॉल बैक्टीरिया है। और उसका जो साइज़ है वो 300 नैनोमीटर्स है। अब अगर इंफॉर्मेशन के लिए, जो नैनो होता है वो 10⁻⁻⁹ होता है। तो एक बहुत ही स्मॉल और बहुत ही माइन्यूट नंबर है। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो एक ऑस्ट्रिच का एग है, जो कि 6 इंचेस तक बड़ा हो सकता है अपने डायमीटर में। तो एक कंपैरिजन शो किया हुआ है कि हम जो है, एक छोटा, सबसे छोटा सेल कितना छोटा है और एक बड़ा सेल कितना बड़ा है। मतलब वो जो एग होता है वो भी एक सेल होता है, और उससे एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट होता है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। कहाँ कहाँ सेल्स पाए जाते हैं, उनकी क्या एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल दी हुई है बैक्टीरियल सेल की है। बैक्टीरिया ज़्यादातर, बल्कि हमेशा ही वन सेल्ड होता है। वो एक सेल से बना होता है। उस एक सेल में उसके सारे फंक्शन, जो सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड है रेड ब्लड सेल्स, जो कि यूकैरियोट्स में, जिसमें ह्यूमंस, एनिमल्स वगैरह हैं, रेड ब्लड सेल्स उनमें पाए जाते हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेड ब्लड सेल्स पाए जो है वो पाए जाते हैं, जो एक सेल की एग्जांपल है। फिर आता है नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो एक कम्युनिकेशन के लिए बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारी बॉडी किसी भी तरह का काम करती है, कोई मूवमेंट शो करती है, हम जब बोलते हैं, हम सब चीज़ें जो हमारी बॉडी में हो रही है वो ब्रेन ही से सिग्नल आता है। तो नर्व सेल उस ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और उस ब्रेन का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। सो नर्व सेल भी एक सेल की एग्जांपल है। फिर आता है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, जो कि हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो स्टमक में अगर प्रेजेंट होंगे तो ऑफ कोर्स इनका फंक्शन होगा डाइजेशन। अगर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे तो इनका काम डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन में आएगा।
उसके बाद एक और सेल जिसमें मैंने ऐड किया है वो है स्केलेटल मसल सेल। अब जो स्केलेटल मसल सेल है वो ज़्यादातर बोन्स के साथ जो मसल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बोन्स टेंडन्स इनके साथ जो मसल्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। फैट सेल जो कि एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह हो गए, हमारी बॉडी में जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं या जो फैट सेल्स हैं वो भी एक सेल की एग्जांपल है। स्मूथ मसल सेल जो है वो हमारी बॉडी के तमाम जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है, चाहे जैसे पेनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, इसके अलावा इंटेस्टाइन्स वगैरह हो गई, किडनीज हो गई, इनमें सब में जो है वो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। गट में भी स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, तो ये भी एक सेल की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम देखें स्किन सेल्स जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, डर्मस एपिडर्मल सेल्स, ये तमाम जो हैं ये स्किन सेल्स हैं। फिर एल्गी जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, जो कि एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, नॉट अ प्लांट बट अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि जिसमें सेल वॉल वगैरह तो नहीं होती बट ये फोटोसिंथेसिस शो करता है। तो ये भी एक सेल की एग्जांपल में आता है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक है हमारा वो सेल थ्योरी की इमर्जेंस और उसके इम्प्लीकेशन है। इधर जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो रेलेवेंस रखते हैं विद अवर बुक्स, या जितनी भी हमारी बुक्स हैं जो ज़्यादातर ग्रेड 12 तक या बीएस के कुछ सेमेस्टर्स तक जो है वो इनका यूज़ होता है। तो इसलिए मैं बेसिक्स को स्टार्ट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स इन तमाम एराज के बीच में बहुत सारा मतलब थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च हुई हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि रेलेवेंट है हमारे बुक से और हमारे जो एग्जामिनेशन है उससे भी रेलेवेंट है। सबसे पहले जो सेल थ्योरी की इम्प्लीकेशन में सबसे पहला जो कदम रखा हो, सबसे पहला स्टेप लिया था वो लिया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑफ कोर्स उस वक्त जो माइक्रोस्कोप थी वो एडवांस नहीं होती थी, लाइट माइक्रोस्कोप थी, सिंपल माइक्रोस्कोप थी। उन्होंने एक कॉर्क का पीस लिया, जो कि अगर आपके नहीं पता तो जो कॉर्क होता है वो एक डेड मतलब डेड सेल होता है, और उन्होंने वो कॉर्क का पीस जो है माइक्रोस्कोप के नीचे जो है उसको एग्जामिन किया। तो उन्हें जो है ना उसका जो स्ट्रक्चर है वो हनी कोम की तरह लगा, और उन्होंने उसका जो नाम है जो उन्होंने जब एग्जामिन किया और नज़र आया उसका नाम सेल्स रख लिया। और सेल्स का जो अगर लिटरल मीनिंग देखें तो ये स्मॉल रूम्स होते हैं, मतलब अगर इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं तो स्मॉल रूम्स जहाँ पर मोंक्स वगैरह रहते हैं उनको हम सेल्स कहते हैं। तो उन्हें फील हुआ कि ये तो हनी कॉम जैसा जिसमें डिफरेंट बॉक्सेस हैं, तो उन्हें उसका नाम सेल रख दिया जो उन्होंने स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद 1674 में जो है ल्यूवन हॉक ने क्या किया, एक बेटर माइक्रोस्कोप यूज करके एक लिविंग सेल ऑब्जर्व किया। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चंस में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकती है और ऐसे भी क्वेश्चंस में आ सकती है, रॉबर्ट हुक ने एक नॉन लिविंग सेल देखा था जो एक डेड सेल था, नॉन लिविंग था, उसमें जान नहीं थी। लेकिन जो लिवन हुक ने देखा था वो एक लिविंग सेल था, बैक्टीरिया। तो उन्होंने उसको देखा था, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब उन्होंने जिसका नाम रख दिया वो रख दिया एनिमलक्यूल्स, ऑफ कोर्स रिलेट करता है। और ये पहली बार था जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया था। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक फर्स्ट स्टेप था और एक बिल्डिंग ब्लॉक था एक एडवांसमेंट के लिए जो साइंस में बाद में हुई थी। उसके बाद 1805 में क्या हुआ, लॉरेंस ओकन ने एक स्टेटमेंट दी और एक उन्होंने जो है वो रिसर्च की और स्टेटमेंट दी। अच्छा, 1674 और 1805 के बीच में इतना कोई ख़ास काम नहीं हुआ सेल थ्योरी को लेकर। हम ऑफ कोर्स सेल थ्योरी डिस्कस करें तो सेल थ्योरी की ही बात करेंगे। 1805 में लॉरेंस ओकल ने ये स्टेटमेंट दी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो वेजिकल से बने होते हैं या वो वेजिकल से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब उनका ओरिजिन वहाँ से होता है। वेजिकल्स और सेल्स को उन्होंने कोरिलेट कर दिया। वेजिकल्स भी अगर हम आज की जो है ना साइंटिफिक या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में देखें तो वेजिकल्स एक स्ट्रक्चर होते हैं, सर्कुलर होते हैं, जिसमें कोई भी जो है वो उनका स्ट्रक्चर उसमें कुछ होगा, यानी कि फ्लूइड होगा, लिपिड्स होंगे, कार्ब्स होंगे। तो उस वक्त उन्होंने सेल्स और वेजिकल्स को बीच में और लगा के एक ही उन्होंने कह दिया कि तमाम लिविंग बींग्स जो हैं वो या तो वेजिकल से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, या फिर ऑरिजिनेट होते हैं उनसे। अच्छा, इसके बाद फिर 1809 में लमार्क ने भी इससे मिलती जुलती बिल्कुल सेम सी जो है वो स्टेटमेंट दी कि किसी भी जो है वो बॉडी में लाइफ नहीं हो सकती, किसी भी बॉडी में जान नहीं हो सकती तब जब तक या तो पूरी बॉडी या उसके जो पार्ट्स हैं वो सेल्स या फिर सेलुलर टिश्यूज से ना बने हो। तो जो लॉरेंस ओकन ने और जो लमार्क ने स्टेटमेंट दी थी वो बहुत कॉरिलेट कर रही थी। उसके बाद जो है एक बहुत एडवांस आया, एक बहुत
मतलब एक न्यू स्टेप आया और एक नई चीज़ डिस्कवर हुई। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस का प्रेजेंस को रिपोर्ट किया, जो कि सबसे मतलब नई चीज़ थी और बड़ी इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गेनेली है सेल में। तो उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। इससे भी जो है एक नई मतलब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐड हुई। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा एक वाइटल जिन्होंने वर्क किया है और जिनका काम है वो है शील्डन एंड शोन। ये 1838 में और 1839 में उन्होंने काम किया था। अभी कुछ लोगों को थोड़ा सा होता है मुश्किल के उन्हें भूल जाता है कि शील्डन बोटेनिस्ट थे या zoologist थे, शिवान बोटेनिस्ट थे या zoologist थे। इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि तकरीबन हमारे पास साउथ एशिया है ज़्यादातर, उसमें हम लोग मेथी एक वेजिटेबल है उसको हम कुक करते हैं। सो ऑफ कोर्स मेथी एक वेजिटेबल है, तो अगर उसको देखें ना मेथी शील्डन, तो इनके नाम में मेथी आता है। तो इसका मतलब है ये प्लांट से रिलेटेड है, और अगर प्लांट से रिलेटेड है मतलब बॉटनी है, सो ही वॉज अ बॉटनिस्ट। और अगर हम थियोडर शिवान की बात करें तो अगर आपको पता हो एनिमल है स्वान, तो स्वान जो एक एनिमल है तो एनिमल रिलेट करता है जोलॉजी से, जो अल्टीमेटली रिलेट करता है जोलॉजिस्ट। सो इससे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, ऑफ कोर्स जब शील्डन एक बोटेनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट सेल्स में काम किया और उन्होंने बताया कि प्लांट सेल्स जो प्लांट्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। और जो शिवान थे उन्होंने वो जोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने ये बताया और ये पाया कि जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हैं। पहले उन्होंने अलग अलग काम किया, फिर टुगेदर उन्होंने ना एक प्रपोज किया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब एनिमल्स भी हो गए प्लांट्स भी हो गए, तो उन्हें एक मतलब एक म्यूचुअल जो है वो स्टेटमेंट दी कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम लिविंग थिंग्स वो सेल से बने हुए हैं, और सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो ये जो पार्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिससे सेल थ्योरी का एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो बन चुका था। उसके बाद 1855 में विर्चू ने रॉल्डर फिल्चू ने एक इस थ्योरी में एक चीज़ ऐड की जो थ्योरी बन चुकी थी शील्डन और शिवॉन की। सेल की जो बेसिक यूनिट उन्होंने कंसीडर किया था कि तमाम जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, मतलब जो सेल्स पहले होंगे उन्हीं से ही नया सेल बनेगा। और ये बात करके उन्होंने जो है वो ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट कर दिया। अभी अगर आपको नहीं पता जो ए बायोजेनेसिस होता है वो इसका इसका जो अगर हम मीनिंग या डेफिनेशन देखें तो जो ए बायोजेनेसिस है इसका मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं या उनकी रिप्रोडक्शन होती है, मतलब लिविंग सेल्स नॉन लिविंग से बनेंगे। लेकिन विर्च्यू ने आके इस चीज को निग्लेक्ट करके रिजेक्ट करके कहा कि नहीं, तमाम सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगे। ऑफ कोर्स अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल एक लिविंग सेल है तो जो नए सेल्स हैं वो भी लिविंग सेल होंगे। और इन्होंने भी एक वर्ड कहा था ओमिना ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब यही था कि तमाम सेल्स जो हैं वो पहले के सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है ये थ्योरी तो ऐड कर दी बट कोई एक्सपेरिमेंट या मतलब प्रूफ नहीं दिया था। अब प्रूफ किसने दिया इसका इसका प्रूफ दिया था लुइस पास्चर ने 1862। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया विर्चू की हाइपोथेसिस का। उन्होंने बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट जो वन सेल्ड होता है बैक्टीरिया, उसके जरिए इस बात को प्रूफ किया कि यस एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं, यानी कि एक सेल है जो कि अभी सेल है और उससे ही अगले सेल बने, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे ही न्यू सेल बनते हैं, जिससे विर्चू की जो बात है वो प्रूफ हो जाती है। यहाँ पर आके रिप्रोडक्शन वाला सारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब 1880 में अभी तक जो है वो रिप्रोडक्शन वाले भी काम हो गया था, बेसिक्स जो सेल एक बेसिक यूनिट है उस पर भी काम हो गया था, बट एवोल्यूशन में इतना कोई खास काम नहीं हुआ था। तो अगस्त विजमैन ने 1880 में ये बात की। उन्होंने ये बात पाई और कहा कि जो तमाम लिविंग सेल्स हैं जो आज इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, कोई भी चीज़ होकर मतलब ह्यूमंस हैं कोई भी एनिमल है, उनका एक कॉमन ओरिजिन है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें जैसे ह्यूमंस एनिमल्स, और अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो फन फैक्ट कि जो प्रोकैरियोट्स में बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो ह्यूमंस में भी हैं, जो एनिमल्स में भी हैं, जैसे कि साइटोक्रोम सी, वो बैक्टीरिया में भी है, एनिमल्स में भी है, ह्यूमंस में भी है। तो उन्होंने ये बात की थी कि तमाम जो लिविंग सेल्स जो आज इस दुनिया में प्रेजेंट हैं उनका कॉमन ओरिजिन है, वो उनका कहीं जाके वो मिलते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स और सेल्स में बहुत सारी
सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं। यहाँ पर आके सेल थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट होता है और हम लोगों ने सारे पॉइंट्स जो कि रेलेवेंट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट में हम लोग सेल थ्योरी को दोबारा से समराइज कर लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आता है। तो ये दो पॉइंट्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं कि जो तमाम लिविंग सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। अगर बैक्टीरिया है तो वन सेल्ड होगा, प्लांट है तो मोर देन वन, एनिमल है तो मोर देन वन, ह्यूमंस है तो मोर देन वन या मोर सेल से बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट कि सेल एक बेसिक यूनिट है। अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज सेल्स ही स्ट्रक्चर बनाते हैं और सेल्स ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यानी कि सेल्स अगर ना हो तो कोई भी मतलब लाइफ इस दुनिया में नहीं होगी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो सेल्स नए बनते हैं या सेल्स जो अराइज होते हैं वो पुराने सेल से ही ऑरिजिनेट होते हैं। ये नहीं हो सकता कि पहले नॉन लिविंग था तो लिविंग बन गया, नो। पहले वाला लिविंग सेल होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, जिससे नया सेल बनेगा। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी ऐड किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सेल से दो सेल्स बने, मतलब एक पेरेंट सेल से उससे दो जो है वो डॉक्टर सेल्स बने, जो आगे जाके हम माइटोसिस वगैरह में डिस्कस भी करेंगे और डिस्कस हो भी चुका है कि माइटोसिस में कैसे होता है, एक सेल से दो सेल, फिर दो सेल से चार सेल। तो इस चीज़ से ये जो थर्ड पॉइंट है सेल थ्योरी का, ये प्रूव हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ आ गया।